मुंबई में एक धारावी इलाका था जहां पर सब झोपड़पट्टी बनाकर गरीब लोग रहा करते थे। उस इलाके में महेश और उसकी बीवी भी रहा करते थे। उसका एक 10 साल का बेटा था जिसका नाम उन्होंने बड़े ही प्यार से अमिताभ बच्चन की वजह से विजय रख दिया था। अरे विजय की मम्मी, रात हो गई है, जरा अपने हाथ के गर्मा गर्म बढ़िया मस्त चाय तो बना दो। अभी बनाती हूँ, तब तक आप विजय के साथ खेलो। तभी वहां पर पड़ोस की झोपड़पट्टी में रहने वाली एक 8 साल की बच्ची रागिनी आ गई। अंकल अंकल, आप लोग अकेले ही खेलोगे क्या? मुझे नहीं खिलाओगे? रागिनी, "आओ, हम लोग मिलकर खेलेंगे।" विजय, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं यहाँ पर खेलने नहीं आई हूँ, मैं तो आंटी से थोड़ा दूध लेने आई हूँ। हाँ बेटा, अंदर आओ, देखो दूध रखा है, जितना चाहिए ले लो। रागिनी अंदर गई। उसने दूध उठाया और वहां से जाने लगी। तभी उसने पलटकर विजय की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, विजय, मैं कल दिन में आऊंगी, फिर दिन में हम लोग खेलेंगे। हम्म। ठीक है रागिनी, लेकिन कल जल्दी उठ जाना, हमें जल्दी स्कूल पहुंचना है। ठीक है विजय, बाय। रागिनी वहां से चली गई, लेकिन विजय का पिता महेश और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। देख रही हो विजय की मम्मी, रागिनी और विजय बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। हाँ हाँ, देख रही हूँ। विजय बिल्कुल आप पर ही तो गया है। तो इस तरह विजय के परिवार और रागिनी के परिवार वालों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसी वजह से विजय और रागिनी के बीच भी बचपन से ही बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ ही स्कूल आए जाए करते थे। सब अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन अचानक वहां पर सुनामी लहर आ गई, जिससे कारण सभी परफेक्ट थी और समुद्र में बह गए। विजय की दूसरी जगह बहती बहते बहते विजय अचानक किसी पत्थर से टकरा गए। उसने उस पत्थर को ही अपना सहारा बना लिया। तभी उसने देखा कि उसी पत्थर से लिपट कर रागिनी भी रो रही थी। पीछे मेरी माँ भी अपना पत्थर ही दे। लाविनी, मेरे मम्मी पापा भी न जाने कहाँ रह गए। चिंता मत करो, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। पीछे वो तूफान हुई तेज तुम्हारी बैठ में होता समुद्र के नहीं, वहां पे रात्रि को तबाह करती हुई चली गई। बहुत सारे लोग तो समुद्र के अंदर ही दफन होते हैं और दोबारा मिले ही। रागिनी और विजय का परिवार भी नहीं मिला, लेकिन दोनों अपने माँ बाप को ढूंढते रहे पर वो कभी नहीं मिले। विजय, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा। अब तुम मेरा साथ कभी न छोड़ना। रागिनी, मेरा भी इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे और अपनी जिंदगी बिताएंगे। विजय, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा। अब तुम मेरा साथ कभी न छोड़ना। रागिनी और विजय किसी अनाथ आश्रम में रहने लगे। धीरे धीरे दोनों जब जवान हुए तब आश्रम की देखभाल भी करने लगे। विजय, जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। ऐसा करते हैं, हम लोग बाहर कहीं नौकरी ढूंढ लेते हैं, फिर कोई छोटा मोटा घर भी बना लेंगे अलग। विजय बाहर इधर उधर नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन उसे एक ढाबे पर वेटर की नौकरी मिल गई। विजय, हम लोग बचपन से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन अब हम दोनों जवान हो चुके हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा कि हम दोनों का रिश्ता क्या है तो हम उन्हें क्या बताएंगे? राखी, मेरे मन में भी कई बार ये सवाल आया, पर मैंने तुमसे कभी कहा नहीं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये भी कोई पूछने की बात है विजय? मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे अनजान लड़के के साथ शादी क्यों करूंगी? तो ठीक है, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, कल ही हम अपने अनाथ आश्रम चलते हैं और सभी को अपनी शादी की बात बता देते हैं। अगले दिन विजय और रागिनी अपने अनाथ आश्रम में गए और अनाथ आश्रम के मालिक को अपनी शादी के बारे में बता दिया। विजय, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज तुमने अपने दम पर अपनी जिंदगी की शुरुआत की। ये बात सभी अनाथ बच्चों को तुमसे सीखनी चाहिए। हम सब मिलकर तुम दोनों की शादी धूमधाम से करेंगे, चिंता मत कर। कुछ ही महीनों बाद बड़ी ही धूमधाम से राहुल और दोनों ही उस जंगल में अब बड़ी झोपड़पट्टी में अपनी जिंदगी बिताने लगे। फिर एक दिन रागिनी ने कहा, विजय, कब तक हम इस तंबू में रहेंगे? मेरा सपना है कि हमारा भी एक अच्छा सा घर हो। विजय जितना भी कमाता था उसमें से आधी पगार वो अनाथ आश्रम में दान दे देता था और जो पैसे बच जाते थे उससे अपनी जिंदगी चलाता था। लेकिन एक दिन वो ढाबा भी बंद हो गया। रागिनी, ऊपर वाले ने हमारे सर से हमारे माँ बाप का साया छीन लिया। उसके बाद हम अपने दम पर कुछ करना चाहते थे तो नौकरी भी चली गई। विजय, ऊपर वाला जब कुछ करता है ना तो उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा कारण होता है। विजय और रागिनी आपस में अपनी परेशानियों को लेकर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी वहां पर नगर निगम वाले उनके घर आ टपके। तुम दोनों कल ही अपना तंबू उठाकर यहाँ से जगह खाली कर देना। ये जगह सरकार की है, ना कि तुम्हारे बाप की। देखिए, आपको जो भी कहना है प्यार से भी तो कह सकते हैं। बाप पर जाने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक है ठीक है, कल तक अपना तंबू उठा देना, वरना मैं जबरदस्ती बुलडोजर चलवाना पड़ेगा। इतना कहकर वो लोग वहां से चले गए। तभी थोड़ी देर बाद अनाथ आश्रम का मालिक भी उनके पास आ गया। विजय बेटा,
किसी ने जानबूझकर हमारे अनाथ आश्रम में ड्रग्स और अफीम रख दिया और हमारे अनाथ आश्रम पर रेड पड़ गई। वो जगह हमसे सरकार ने छीन ली है। उस आश्रम में रहने वाले सभी बच्चे एक बार फिर से अनाथ हो गए। देखो सारे बच्चे बाहर खड़े हैं, बेचारे कहाँ रहेंगे। कहाँ विजय अभी तक रागिनी के साथ मिलकर अच्छे अच्छे सपने देख रहा था, एक ही पल में सारे सपने चकनाचूर हो गए। बाबा वो सिर्फ अनाथ आश्रम ही नहीं था, बल्कि हम जैसे अनाथ बच्चों का एक परिवार था। तो हमारा भी फर्ज बनता है इन अनाथ बच्चों की मदद करना। विजय यहाँ तो हम रह नहीं सकते, चलो हम लोग कहीं दूसरी जगह डेरा डालते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ रागिनी, तुमने सही कहा। विजय और रागिनी ने अपना सामान उठाया। सभी पैदल ही आगे की राह तलाशने लगे। काफी दूर चलने के बाद जब वे शहर से बाहर निकल गए तो एक पहाड़ी इलाके में उन्हें एक सुनसान जंगल दिखाई पड़ा। बाबा ये इलाका बहुत सुनसान है, इस पहाड़ी इलाके में हमें कोई भी परेशान करने नहीं आएगा, हम यहीं पर अपना डेरा डाल सकते हैं। हाँ विजय बेटा, तुमने सही कहा। रात में विजय और रागिनी अपनी झोपड़पट्टी के अंदर आगे के बारे में बात करने लगे। रागिनी, देखो एक पल में कैसे क्या हो गया। आज हमारी सुहागरात थी, मैंने सोचा था कि मैं खूब पैसे कमा लूंगा और हमारा भी शानदार बेडरूम होगा, हमारा भी बहुत अच्छा बंगला होगा जिसमें मैं सभी अनाथ बच्चों को रखूंगा। पर सारे सपने टूट गए। यही सब बातें करते करते विजय और रागिनी सो गए। तभी अचानक रागिनी और विजय दोनों को एक साथ एक सपना आया। उनके सपने में महेश के माता पिता और रागिनी के भी माता पिता थे। बच्चों, हमें जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों ने आपस में शादी कर ली और अपने साथ साथ बहुत सारे अनाथ बच्चों की देखभाल कर रहे हो। इसीलिए परमात्मा ने हमें तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। तभी अचानक पीली रंग की बहुत तेज रोशनी हुई। लेकिन जब उन लोगों ने अपनी आंखें खोली तब वो लोग उस झोपड़पट्टी में नहीं, बल्कि सोने और चांदी के बेड पर थे। विजय सोने के बेड पर था और रागिनी चांदी के बेड पर। विजय, ये सब क्या हो गया? मेरे सपने में हमारे माँ बाप आए थे, क्या तुमने भी ऐसा सपना देखा? हाँ रागिनी, मेरे सपने में भी हम दोनों के माँ बाप आए थे और ये चमत्कार उन्होंने किया है। चलो बाहर चलकर देखते हैं। विजय और रागिनी जब बाहर निकले तब उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। बाहर से उन्होंने देखा तो एक बहुत बड़ी हवेली बनी थी। अच्छा, तुम दोनों ने मौत से लड़कर खुद को तो बचाया ही और एक दूसरे का साथ दिया। बचपन से तुम दोनों ने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि हमारे अनाथ बच्चों को भी तुम लोग पाल रहे हो। इन सब का फल तो तुम्हें मिलना ही था। विजय, मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। भगवान ने हमारे माँ बाप के जरिए ही चमत्कार किया है। इस हवेली में धन दौलत सब कुछ है। विजय ने उस हवेली में एक अनाथ आश्रम और एक बहुत बड़ा होटल खोल दिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। अरे कमला, मेरा छोटा बेटा कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटा है। सोच रही हूँ अब उसके भी हाथ पीले कर दूं। कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। अरे वाह, निशांत विदेश से लौट आया। फिर तो उसके लिए कोई बड़े अमीर घर की लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तेरी बड़ी गरीब बहू की तरह नहीं जो बस दो जोड़ी कपड़े में ससुराल चली आई। अब मुझे देख, अमीर बहू लाई हूँ तो सब सामान आया है दहेज में। ये जिस एसी की तो ठंडी ठंडी हवा खा रही है ना, यह भी मेरी बहू के दहेज में ही आया है। मैंने तो इसे हॉल में लगवा दिया था कि सब इसका इस्तेमाल करे। चलो बढ़िया है, एक मैं हूँ जिसकी गरीब बहू कुछ नहीं लाई। लेकिन अब तो मेरी सारी उम्मीदें अपनी छोटी बहू से ही हैं। तू कोई अच्छी अमीर घर की लड़की ढूंढ ना मेरे निशांत के लिए। अरे तुम चिंता मत करो, निशांत के लिए तो मैं एक बड़े घर की लड़की का रिश्ता ही लेकर आऊंगी। ऐसे में समय बीता। एक रोज कमला एक बड़े घर की लड़की का रिश्ता निशांत के लिए लेकर आती है। देख तो दुनिया लड़की कितनी सुंदर है, ऊपर से अमीर घर से भी है, अपने माँ बाप की इकलौती है, खूब दहेज मिलेगा। बोल तो बात करूं। अरे निकी और पूछ पूछ, तो जल्दी से बात बढ़ा, हम कल ही चले जाएंगे देखने। विमला एक लालची औरत थी। उसके बड़े बेटे ने अपनी पसंद की गरीब लड़की से शादी की थी, इसलिए उसके दहेज में कुछ नहीं आया था। इसलिए विमला हमेशा उससे नाराज रहती थी और अब उसने ठान लिया था कि वो अपने छोटे बेटे के लिए बड़ी घर की लड़की लाएगी। बात आगे बढ़ी। फिर वो अपने बेटे के लिए सोनिया को दुल्हन बनाकर घर ले आई। आओ मेरी प्यारी बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। हाय रे, कितनी सुंदर है मेरी छोटी बहू, बिल्कुल परियों जैसी। सोनिया दहेज में खूब सारा सामान लेकर आती है, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी बहुत सा सामान। विमला अपनी लोभी आंखों से वो सब देखती है तो खुश हो जाती है। फिर विमला उसे उसके कमरे में ले जाती है। ओफो, इस कमरे में तो एक एसी भी नहीं है।
मैं इस कमरे में कैसे रहूंगी? माँ जी, आप जल्दी से मेरे दहेज में आया हुआ एसी मेरे कमरे में इंस्टॉल करवा दीजिए। बहू, तुम्हारे कमरे में एसी? लेकिन मैं तो सोच रही थी इसे हॉल में लगवा दूं। वो क्यों बना? ये एसी मेरे पापा ने मेरे लिए दिया है। और वैसे भी मैं अपने ससुराल में कोई समाज सेवा करने नहीं आई हूँ। और हाँ, वो टीवी भी मुझे बड़ी टीवी वाली स्क्रीन पर देखने की आदत है, इस छोटे से टीवी में नहीं। अच्छा ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। विमला सोनिया के कमरे में आया हुआ एसी, फ्रिज और टीवी रखवा देती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं जहां अमीर सोनिया सारा दिन अपने कमरे की ठंडी हवा में बैठती, तो वहीं उसकी जेठानी रजनी घर के कामकाज में लगी रहती। एक रोज गर्मी में सारा दिन काम करके रजनी का गला सूखने लगता है। आह, गर्मी में काम करके गला सूखने लगा है। ठंडा पानी पीने की इच्छा हो रही है। रजनी सोनिया के कमरे में जाकर फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगती है। आहा, ठंडा पानी पीकर कितना सुकून मिला है। लेकिन तभी सोनिया बाहर से शॉपिंग करके आ जाती है। आ हा हा हा, ठंडा पानी तो बड़ी मजे से पिया जा रहा है। लेकिन जरा मेरा कमरा तो देखो कितनी बुरी तरह फैला है। इसे ही साफ कर देती। देवरानी जी ने। हाँ तो कर भी दोगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? ठीक ही तो कह रही है छोटी बहू। वो बेचारी शॉपिंग करके थक कर आई है, तो तुम उसका कमरा साफ कर दोगी तो कौन सा गुनाह हो जाएगा? चल अब जल्दी से इसका कमरा साफ करके झाड़ू लगा दे। और हाँ, फिर फिनाइल डालकर पोछा भी लगा देना। जी माँ जी। सोनिया को अपनी अमीरी और सुंदरता पर बड़ा घमंड था। तो वहीं रजनी दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी में अच्छाई किसी को नजर नहीं आती। और उसकी सास हमेशा उसको बुरा भला सुनाती रहती। एक रोज सोनिया सज धज कर तैयार होकर फिल्म देखने जा रही होती है। उसे देख रजनी ने कहा, देवरानी जी, मुझे भी बड़े दिन हो गए बाहर गए हुए, और मैंने तो आज तक सिनेमा हॉल भी नहीं देखा। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? पैर तुमने अपनी शक्ल भी देखिए, ऊपर से कपड़े तक पहनने का सेंस तो है नहीं तुम्हें। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले कर गई तो जानती भी हो मेरी इतनी इंसल्ट होगी। इससे ज्यादा बक बक मत करो, और वही करो जो तुम्हारी औकात है, इस घर के काम। सोनिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर गंगा वहां जाती है। क्या हुआ? मेरी अमीर बहू गुस्सा क्यों हो रही है? फिर सोनिया विमला को सारी बात बताती है। ये सुनकर विमला को गुस्सा आ जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू से ऐसा कहने की? अरे तूने अपनी काली शक्ल देखी भी है? ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं तुझे अपने घर की बहू बना कर ले आई। चल जा घर में, इतने सारे काम पड़े हैं उन्हें खत्म कर। फिल्म देखनी चाहेगी, मनहूस कहेगी। रचना रोते हुए वहां से चली गई और घर के काम करने लगी। गरीब और कारी रश्मि के साथ हमेशा ऐसे ही होता था। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ समय बाद दोनों बहुओं का जन्मदिन आने वाला था। उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता था। विमला अपनी छोटी बहू के लिए महंगी सी साड़ी लेकर आती है। ये ले सोनिया बहू, तेरा इस घर में पहला जन्मदिन है ना, तो उस दिन तू ये साड़ी पहन लेना। ये साड़ी मौजी? क्यों, पसंद नहीं आई क्या? सोनिया बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है। नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है। um, लेकिन वो क्या है ना, शादी के बाद ही मेरा पहला बर्थडे है ना, तो डैड ने मेरे लिए स्पेशल चांदी का सूट बनवाया है, एक महंगे फैशन डिजाइनर से। तो इस बार तो मैं वही पहनूंगी। हैरान, चांदी का सूट? फिर तो मेरी बहू उसमें बिल्कुल परियों जैसी लगेगी। घर के कामों में लगी हुई रजनी उनकी बातें सुन रही थी। उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी सास उसके लिए कुछ भी नहीं लाई। जन्मदिन तो मेरा भी है, लेकिन माँ जी, मेरे लिए आप कुछ नहीं लाई। अगर एक सस्ता सा सूट मेरे लिए भी ले आती तो मुझे कितना अच्छा लगता। ए काली कलूटी गरीब कहेगी, तुझे कितनी बार समझाया है तू इस घर की नाम की बहू है, लेकिन औकात तेरी नौकरानियों जैसी है। आ हा हा हा, सूट चाहिए महारानी को, जैसे तेरे बाप ने तो मुझे संदूक भर कर खजाना दिया है ना। और अब मुझसे खुद को कंपेयर करना बंद करो। और हाँ, माँ जी ने मेरे पहले बर्थडे के लिए बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है। तो जन्मदिन के दिन सारे घर की सफाई करके उसको सजाकर और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तुम यहाँ से निकल जाना, समझी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड्स को पता चले कि तुम जैसी गरीब और काली औरत मेरी जेठानी है। उस दिन रजनी बहुत रोती है। उसका पति मनीष दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसकी तरफदारी करने वाला वहां कोई नहीं था। सुबह जल्दी उठकर रजनी सारे घर की सफाई करती है, फिर सारे घर को दुल्हन की तरह सजाती है, जिसके बाद वो तरह तरह के पकवान बनाती है। अपने बर्थडे पर सोनिया अपने पापा का दिया हुआ चांदी का सूट पहनती है
और सज धज कर तैयार हो जाती है, तो वहीं बेचारी रजनी पुरानी सी साड़ी पहने हुए होती है। अरे वाह, मेरी बहू तो आज इस चांदी के सूट में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हाय, नजर ना लगे इसे किसी की। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बहू। थैंक यू माँ जी। और तू, सारा काम हो चुका है तो तुम्हारी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से चली जाओ, और जब पार्टी खत्म हो जाए तब अपनी ये मनहूस सी शक्ल लेकर चली आना सफाई करने। रजनी अपनी किस्मत को कोसती हुई घर से निकल जाती है। कुछ दूर चलकर वो जंगल में पहुंच जाती है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरी काले और घनी बोली के कारण मेरी सास और देवरानी मुझसे कितनी नफरत करती है। हर पल मुझे ताने देती है। वो खुद से ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने फंसे एक खरगोश पर जाती है, जो कि दलदल में फंसा हुआ होता है और डूब में ही वाला होता है। अरे, ये क्या? ये तो इसमें डूब जाएगा। मुझे इसकी जान बचानी होगी। कृष्ण जल्दी से उस खरगोश की मदद करती है और उस खरगोश को बाहर निकालती है। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद ही उस दलदल में डूबने लगती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी अचानक उस दलदल के पास लगे पेड़ से एक पीले रंग का सोने का सूट रजनी के ऊपर आकर गिर जाता है, जो कि काफी मजबूत था। वो सूट को पकड़कर रजनी दलदल से बाहर आ जाती है। तभी अचानक से वो सूट बोलने लगता है, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, तो मैं अपनी जान खतरे में डालकर उस खरगोश की जान बचाई है। अरे, ये क्या? तुम तो बोलते भी हो। माना ये कैसा चमत्कार है? हाँ, मैं एक जादुई सोने का सूट हूँ, जो परिलोक से आकर इस पेड़ पर फंस गया था और तभी आजाद हो सकता था, जब मैं किसी नेक दिल इंसान की मदद करूं और उसके पास ही रहूं। अब तुम एक बार मुझे पहन कर देखो, तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। इसके बैटमैन की रजनी उस सूट को पहन लेती है, जिसे पहनते ही तो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। रजनी बहुत खुश होती है। वो सोने का सूट पहनकर अपनी देवरानी की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, जहां सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या? तू तू तूने सोने का सूट पहना है, और तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? रजनी सबको सारी बात बताती है। ये सुनकर सोनिया चढ़ जाती है। अब उस सोने के सूट की मदद से रजनी खुद का बड़ा घर बना लेती है, जिसमें ऐशो आराम की हर चीज होती है। अब उस घर में वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।